हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रियल लाइफ स्टाइल, जिसमें कि मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ही पढ़ाती हूँ। और चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसा कि आप इस चैनल के बारे में जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना काम है हमारा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षक को, पहले तो मैं निर्देश आपको बता दूं, 1 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, मतलब 1 से 30 तक आपके सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। अब क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, फिर असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, फिर यह अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, फिर प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर है अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। दूसरा है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है पहले से विद्यमान ज्ञान से एक नए ज्ञान को जोड़ना। चौथा है दोहराने में स्मरण करने को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है दोहराने में स्मरण करने को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। पहला है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। सेकेंड है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। चौथा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तीसरा है केवल उदाहरण देने चाहिए और चौथा केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगा। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों के में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। पहला है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। दूसरा एक रूप है मानकीकृत परीक्षण। तीसरा है अन्वेषण एवं परिचर्चा। चौथा है सूचनाओं का संचरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। चौथा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। और इसका चौथा हो जाएगा हम उम्र साथी को समझाना। फिर पांचवा हो जाएगा स्वयं से प्रश्न करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा जगह इसमें है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी हैं इसके। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। पहला है गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। दूसरा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तीसरा, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है।
चौथा, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो इसका राइट आंसर है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। फिर क्वेश्चन 8 है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। दूसरा है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तीसरा है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। चौथा है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। फिर आपका 9th क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। फिर सूचित करती हैं बच्चों की क्षमताएं बच्चों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। तीसरी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवां आपका क्वेश्चन है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। फिर एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तीसरा है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। चौथा है कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला, एक समस्या समाधान करने वाला था वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फिर आपका 11th जो क्वेश्चन है वो इसको देखिएगा, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। एक उचित प्रश्न मतलब है या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? एक तो है संरक्षण, फिर है बुद्धि, तीसरी है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, चौथा है साम्य धारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? पहला है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, दूसरा अनुकूलन एवं संगठन, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, चौथा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? पहला है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। दूसरा है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तीसरा विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। चौथा अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पहला है प्रतिमान, दूसरा है मानसिक मैप, तीसरा है मानसिक उपकरण और चौथा है स्कीमा। तो इसका राइट आंसर है स्कीमा। ठीक है। फिर इसका 15 क्वेश्चन है, जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? पहला है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, दूसरा है सक्रिय विनियोजन ऐसे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, फिर तीसरा है कौशलों का अर्जन और चौथा और लास्ट ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। ठीक है।
तो आपकी अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग भी गेस करते रहा करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपको 15 क्वेश्चन ही आपको लर्न कराऊंगी, क्योंकि थोड़ा पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, जानदार पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि मैं एक दिन में ही आपको 50-50 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन करा लूँ। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए और बेहतर करिए भी। और बस अच्छा ही होगा, इस उम्मीद पर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस जो पेपर तो हो ही गया है, अब जैसा भी जो कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ने पढ़ने की श्रृंखला को यूं ही हम जारी रखेंगे। और ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।